गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 4 नन्हा फनकार का पुनः अवलोकन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपके परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो इसलिए हम आपको अब हर पाठ का रिवीजन वर्क करवा रहे हैं। इसलिए बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए, क्योंकि आपको पेपर में एग्ज़ाम में आपके पार्ट लेसन के बीच में से ही आपको प्रश्न उत्तर आएंगे। हम आपको एज इट इज़ जो वर्कशीट में प्रश्न उत्तर दिए हैं वो नहीं देंगे, ठीक है। आपको लेसन में से, चैप्टर में से, कहीं से भी बीच में से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है नन्हा फनकार, है ना। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना पाठ नन्हा फनकार। तो फनकार क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कलाकार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नन्हा फनकार एक छोटा सा कलाकार, है ना। तो इसमें अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। आज मैं ये आपको पाठ रिवीजन करवाऊंगी, उसके साथ साथ आपसे प्रश्न उत्तर भी पूछूंगी इसके, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो सुनते हैं या देखते हैं, अपने साथ आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठा करिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नन्हा फनकार। तो अब इसमें एक प्रश्न है, नन्हा फनकार का क्या अर्थ है बच्चों? छोटा सा कलाकार, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा है। कौन है यहाँ पर नन्हा फनकार? किसके बारे में कहा गया है? केशव के बारे में, ठीक है। तो वो क्या है? नन्हा फनकार है। उसे नन्हा फनकार क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बच्चों उसको नन्हा फनकार? क्यों? क्योंकि वह छोटी सी उम्र में ही यह काम करना सीख गया था, है ना। कौन सा काम कर रहा था वह? नक्काशी का काम। तो वो अपने छोटी सी उम्र में ही नक्काशी का काम करना सीख गया था, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? नन्हा फनकार, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ, देखते हैं क्या है इस पाठ में। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर पर बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने जुट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो लड़का है, लड़का कौन है? केशव। वो चौकोर पत्थर पर बैठ गया और उसने एक प्रार्थना मन ही मन में अपने पहले प्रार्थना करी, ठीक है, भगवान को याद करा और अपना छेनी हथौड़ा लेकर उठाकर अपने काम में जुट गया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले पत्थर पर क्या करा? घंटियाँ और, ठीक है, घंटियाँ और जो उसकी कड़ियाँ हैं उसका काम शुरू किया। उसके बाद उसने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई, ठीक है। जो एक अधूरी घंटी थी, मतलब जो पूरी नहीं बना हुआ था उसका डिजाइन, उस पर अपनी जो छेनी है उसकी नोक टिकाई और सावधानी से हथौड़े को घंटी पर क्या करा? वो मारने लगा, उसका डिजाइन बनाने लगा, ठीक है। उसके नक्काशी के काम पर जुट गया। तो बच्चों, जो ये पत्थर पर नक्काशी का काम किया, जो काम किया जाता है ना छेनी हथौड़े से, उसको नक्काशी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हथौड़े की वार पर पत्थर से जो कटाव उभरता, पत्थर की किचरें छितरा जाती। पत्थर किंचरे होती हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े उगते हैं ना। जब हम छेनी हथौड़े से पत्थर पर वार करेंगे तो उसके टुकड़े इधर उधर फैल जाएंगे, तो उसको कहते हैं, ठीक है। और वह आँख से खोल लेता, साथ ही धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर संग तराश होते हैं, जो उसके दूसरे संग तरफ, मतलब जो उसके जैसे और आसपास के लोग जो काम कर रहे थे, पत्थर तराशने का काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं संग तराश, ठीक है। तो वो थे, वो भी अपने काम में डूबे हुए थे। तो सभी जो हैं उसके आसपास के लोग, वो सभी जो संग तराश हैं, वो अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। तो कितने साल का है केशव बच्चों? कितने साल का है? 10 साल का, ठीक है। वह कितने साल का था? 10 साल का था। और उसने अपना काम सीख ही लिया था। पिता एक बार करके दिखा देने से वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर
सकता था, मतलब बना सकता था उन लकीरों को। उकेरना, बनाना मतलब नक्काशी वो करना, ठीक है, डिजाइन बनाना, उकेरना, बनावट देना उस चीज़ को, है ना। तो उनको बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया उसमें इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप के इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसके पिता बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वो सोचता था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो यह सब इतना बारीक काम है, जो महीन नफीस होता है, बारीक मुश्किल काम, ठीक है, इसको कर पाएगा, ठीक है, उसको आसानी से सीख पाएगा, ठीक है, जैसे उसके कौन करते हैं, पिता करते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो बच्चों, उसके माता पिता कहाँ से आकर बस गए थे, गुजरात से आगरा। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को वहीं पर काम मिल गया, ठीक है। तो उस समय जो बादशाह अकबर हैं वो क्या कर रहे थे, आगरे का किला बनवा रहे थे, और जो केशव है उसको वहीं पर, उसके पिता को वहीं पर काम मिल गया था, ठीक है। तो जो केशव है उसने अपने जो गुजरात का पुश्तैनी होता है, जो पूर्वजों का पुराना जो गांव है, वहाँ तक उसको जाने का मौका भी नहीं मिला था, ठीक है बच्चों। आगरे की गलियाँ और सिकरी, बस उसका क्या था, यही घर था। चारों ओर छेनी हथौड़ों की आवाज़, ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। तो क्या हुआ, केशव को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों, कौन आ रहा था, कौन आया था, कौन आया था, बादशाह अकबर, ठीक है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पढ़कर वह चौंक गया, ठीक है, हैरान हो गया, एकदम से चौंक गया वो, है ना। माशाल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। अब जो जिसकी उसे कदमों की आवाज़ आई थी उसने बोला, माशाल्लाह कितनी सुंदर घंटियाँ हैं, तुमने खुद बनाई हैं। अब जो केशव है वह पीछे मुड़ा और उसने पीछे मुड़कर क्या करा, उस आदमी की तरफ देखा। बेशक मैंने ही बनाई हैं यह घंटियाँ। अब जो केशव है उसने कहा, आप, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता हूँ, कह रहा है कि क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यह पत्थर पर काम कर रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बड़ी मतलब उससे उत्सुकता से जवाब दिया, ठीक है, जोर जोर से, है ना, तेज़ तराक में बोलते हैं इसको बच्चों। उससे जवाब दिया कि क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा कि काम, कि यहाँ पत्थर पर नक्काशी का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये घंटियाँ भी किसने बनाई होंगी, मैंने ही बनाई है। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे हो। वह उस आदमी ने हंसते हुए बोला, हाँ मैं 10 साल का हूँ। अब किसने बोला बच्चों ये शब्द कि मैं 10 साल का हूँ, किसने बोला, तो ये शब्द किसने बोले, केशव ने बोले। 10, अच्छा। वह आदमी पास बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था, उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, है ना। तो उस आदमी ने क्या बोला कि मैंने कितने साल की उम्र में भाग लिया था बच्चों, लड़ाई में, 13 साल की उम्र में, है ना। तो कह रहा है कि मैंने जो 13 साल की उम्र है उसमें एक लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन अब उसकी उम्र कितनी थी, 30 के ऊपर थी। कद मंझोला, सफ़ेद अंगरखा पजामा पहना हुआ था, सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, लंबे गहरे लाल रंग की पगड़ी से अच्छी तरह से ढके हुए थे, जो बाल हैं वो गहरे लाल रंग की पगड़ी से ढके हुए थे, ठीक है। और वो कह रहा है कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, है ना, कि उसके गले में क्या थी, मोतियों की माला थी, अंगूठियाँ थी, है ना, उसकी तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आँखें थी, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ उसकी क्या थी, मूछें थी, है ना। तो केशव उसके व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए, कि अकबर के व्यक्तित्व की व्याख्या करिए, ठीक है, कि उसकी रूपरेखा कैसी थी। तो कैसी थी, उसके गले में बड़े बड़े मोतियों की माला, उंगलियों की अंगूठियों को देख, ठीक है, उंगलियों पर क्या थी, अंगूठियाँ थी, नाक कैसी थी, तीखी थी, आंखें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी, और होंठों पर क्या थी, ढकते हुए क्या थी, नीचे की तरफ घनी मूछें थी, ठीक है। तो ये था अकबर का व्यक्तित्व, ठीक है। आगे देखिए, तब उस आदमी ने नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बचा है, ठीक है। इससे पहले केशव कोई जवाब देता, उसने तेज़ी से दौड़कर
आने की तेजी से दौड़कर आने किसी के आने की बात सुनी। यह और कहीं नहीं, महल का जो पहरेदार था वो आ रहा था। ठीक है, पहले तक कौन बात कर रहा था उससे, बादशाह अकबर ना। अब उसने किसी के जोर से तेजी से दौड़ते हुए आने की आवाज़ सुनी, तो वह कौन था, महल का पहरेदार। पहरेदार पता ना, जो महल में पहरा देते हैं। ठीक है, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह पीछे मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरता रहा, है ना। फिर वो पीछे से ना केशव को घूर रहा था। बेवकूफ़, खड़ा हो जा, जो हुजूरे आला है उनके सामने तूने बैठने की जरूरत कैसे की, मतलब बादशाह के सामने तूने बैठने की जरूरत कैसे कही। कौन कह रहा है उसको, पहरेदार कह रहा है बच्चों। ठीक है, अब केशव का माथा ठनका, उसने कुछ सोचा, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बदहवासी से छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, मतलब एकदम से उसको कुछ होश ना रहा कि यह तो बहुत बड़ा आदमी है ना। तो जो उसकी हथौड़ी है, छेनी है, वह नीचे छूट गई। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने कहा कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है, क्योंकि लग भी वो बादशाह अकबर की तरह रहे थे ना बच्चों। ठीक है, झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा, है ना, कातर नज़रों से। जैसे खरगोश देखता ना बच्चों, एक टक लगाए हुए, तो वैसे ही उसको क्या करने लगा, देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली ना लगी। अब जो अकबर है उसको दखलंदाजी पहरेदार की अच्छी नहीं लगी। दखलंदाजी होता है बच्चों किसी के काम में क्या करना, दखल देना, है ना, रोक टोक। अब अकबर ने सोचा कि मैं जब यहाँ बच्चे से मिलने आया हूँ तो पीछे से पहरेदार क्यों आया, है ना। उन्होंने खींचकर गुस्सा होकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए उसने क्या कहा कि हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था, है ना, मतलब वो कंफ्यूज था, है ना, सोच रहा था वो। ठीक है, कि उसे क्या करना चाहिए, वापस आना, नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करे। दिल तो उसका भी अभी धक धक कर रहा था, हाँ, पर वह अभी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, आगे देखो, तुम्हारा क्या नाम है, अकबर ने नरम आवाज़ में उससे पूछा। ठीक है, केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम्हें मुझे, अब वो जो अकबर बादशाह अकबर हैं वो उससे कह रहे हैं कि केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। अब उलझन में केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो मैं तुम्हारे लिए हथौड़े और छेनी का इंतज़ाम करना होगा। अब उसने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए हथौड़े और छेनी का प्रबंध करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पाँव लौट आए। उल्टे पाँव होता मतलब उसी समय तुरंत दौड़कर। ठीक है, दोस्ताना अंदाज में अकबर ने केशव के पास ज़मीन पर, अब जो अकबर है ना वो दोस्ताना मतलब जैसे जैसे मित्र होते हैं ना, वो आपस में एक साथ बैठ जाते हैं, तो उसी तरह जो केशव है, जो अकबर है, वो केशव के साथ ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े हुए पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर अकबर उससे क्या काम सीख रहा है, नक्काशी का। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे। उसने कहा कि क्या आप यह सब करेंगे। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। केशव सकपका सा रह गया। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं कि आपको यह काम ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, मतलब उलझन से कहा, मतलब ना जैसे हम किसी को जब कहने में संकोच करते हैं। तो अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद करी थी। ठीक है, जो डलिया मतलब जो टोकरा होता है बड़ा ना, उसको ढोने में मतलब उसको, ठीक है, उसको उठाने में उसकी क्या करी थी, मैंने मदद करी थी। तो क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। केशव अभी भी असमंजस में की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया छेनी और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। ठीक है, फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना मतलब डिजाइन, बच्चों, चित्र बना दिया। ठीक है, किससे, कोयले के टुकड़े से पत्थर पर। जैसे आप लोग जब करते हो तो आप पेंसिल से लाइन खींचते हो ना अपनी उस पर ड्राइंग बुक पर, तो यहाँ पर उसने पत्थर पर क्या करा, कोयले से बनाया, है ना, कोयले से बनाया उसने डिजाइन। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े को वार कर दिया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं,
केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली। क्या गलती पकड़ी उसकी? कि ज़ोर से नहीं मारना था, ठीक है, तो जिससे जो कटाव है, जो डिजाइन है, वो ज़्यादा गहरा हो गया, ठीक है। हथौड़ी को आहिस्ता धीरे से मारना है, ऐसा उसने करके दिखाया। हाँ, अब उसकी अपनी आंखें थोड़ी खींच कर रखें, वरना किरचें उठकर मीच कर रखें, मतलब थोड़ा बंद करके रखें। जो किरचें हैं वो उड़कर आंखों में चली जाएंगी। किरचें क्या होता है बच्चों? मैंने बताया ना, जो जब पत्थर पर हथौड़े से वार करते तो उसके जो वो टुकड़े हैं वो उड़कर उछल कर गिरते हैं, है ना, तो उसी को कहा उसने कि उसे बंद करके रखिए, अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर, वरना आपकी आंखों में जो पत्थर के कण हैं वो चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर। अकबर ने क्या बोला? जी हजूर, ठीक है। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल गया कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह था। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था, ठीक है। अब केशव हंसने लगा। अब यहाँ पे केशव सोच रहा है कि अब वो केशव उसको काम सिखा रहा है ना, तो वो भी भूल गया था कि वो कौन है, बादशाह है, ठीक है। तो उसने एक कहा कि एक अनाड़ी, मतलब जिसको काम ढंग से नहीं आता, ठीक है, उसको धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, कि बना रहे हैं। बादशाह ने जरा भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती, मतलब उसकी धाक जम जा चढ़ धाक जमा देता वो बादशाह पर, ठीक है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है ना? केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, ठीक है। मतलब जहाँ पर असहमति होता है, सहमत ना होना, वो बता देता कि नहीं, ठीक है, कि वो उससे सहमत नहीं है। अकबर इत्मीनान से तसल्ली से बैठ गए। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था कि आसपास के मौजूद संगतराश उन्हें बड़े ही कौतूहल से देख रहे हैं, मतलब बड़े ही ध्यान से एक टक लगाए हुए देख रहे हैं, ठीक है। अकबर ने गौर किया, केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि उसकी तरफ से उनमें कुछ जोड़ भी रहा था, जिससे डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। लड़के के काम के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस ये एक बार महल तैयार हो जाए और आप लोग आगरा में आकर रहने लगें, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा, और इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार गलीचों से बुनकर संगतराश पत्थर और लकड़ी पर क्या करेंगे? नक्काशी का काम करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि काम करेंगे, ठीक है। अब जो केशव है उसका चेहरा चमक उठा। क्यों चमक उठा? क्योंकि उसको काम मिल रहा था ना उनके वहाँ महल में काम करने का। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। अकबर उठ खड़े हुए और उन्होंने बड़े ही प्यार से क्या करा? केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। फिर केशव ने, ठीक है, क्या करा? संगतराशों के बीच केशव की धूम मच गई। क्यों मची उसकी धूम? क्यों? क्योंकि जो बादशाह अकबर हैं वो उससे क्या आए थे? मिलने आए थे ना, इसलिए, ठीक है। अब रात हो गई थी। केशव बहुत थक गया था। उसकी आंखों पर नींद कहाँ, वह अब, क्योंकि वो दिन भर इसी बारे में सोच रहा था। धीरे से उसने अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब इतने प्रसिद्ध हो गए हो कि जो बादशाह अकबर है वो तुम्हारे से मिलने आया है। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं इतना बड़ा कलाकार बनूंगा कि अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर। केशव धीरे धीरे बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव से पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक महल है, फिर वे सिकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू करा, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर वे सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी तो वे हर वक्त परेशान रहते थे, इसलिए साधु संतों और फ़कीरों के पास भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा चिश्ती के सिकरी पर गए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक, तो ठीक है, तब उन्होंने बादशाह से क्या करा? उस साधु संत है ना सिकरी के, उनके जो आशीर्वाद से उनकी 3 संतानें होंगे। तो शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए
कहा, है ना, और नाम लिया उनके बच्चों का। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो उनके नाम पर। केशव ने कहा अच्छा समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, सलीम रखा है। ठीक है, हाँ, इसी कारण हम इस नए शहर के लिए पत्थर तराशने का जो काम है वो कर रहे हैं। ठीक है। केशव उन्नीद आवाज़ में बोला और पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा क्या है, सो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला पाठ है। मैं आज आपको 2 पाठ का रिवीजन करवा रही हूँ, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है कि अगर हमारे मन में इच्छा हो तो हम कोई भी काम जो है उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें ईला है, ईला नाम की लड़की है। मैं आपको इसका कहानी बताती हूँ। ठीक है, तो जो वह लड़की है उसकी क्या है, मन में एक दृढ़ इच्छा है। ठीक है, अब वो कैसी है बच्चों, ईला, तो ईला कैसी है, ईला के पाँव का ईला के हाथ काम नहीं करते हैं, तो वह सभी काम अपना किससे करती है बच्चों, पाँव से करती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। ठीक है, तो देखिए मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा, किनारों पर कसूते की टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों में जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था किसने, ईला ने। ठीक है, ईला हिम्मत की क्या थी, एक अनूठी मिसाल थी। ये कढ़ाई के नमूने हैं जो उसने किया है। ठीक है, आगे देखिए। 26 साल की ईला, ठीक है, गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन, है ना, अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में कहाँ पे बीता है बच्चों, उसका नाना के यहाँ पर बीता था। ठीक है, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे, तो बच्चों 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है ना, तो उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। मतलब वो बचपन में कहाँ रही थी, राजकोट गांव के में अपने नाना के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों में बाहर आ जाते हैं, मिट्टी की आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं और कनेर के पत्तों में पिटपटी बजाते हैं। कुछ गिट्टे खेलते हैं, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों में ठिकरे बटोट कर पिट्ठू खेलते हैं। ये सब खेल हैं बच्चों जो सांझ मतलब शाम होते ही जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आकर खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं। पेंगे मतलब झूला लेते हैं और ऊंचे स्वर में गीत गाते हैं। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आई ओरे। ठीक है, तो ये सब जो उनके मोहल्ले के बच्चे हैं ना, बच्चे जो ईला के मोहल्ले के बच्चे हैं वो सब ये खेल खेलते हैं। तो ईला गाने में तो उनका साथ देती है परंतु पेंगे नहीं लेती। क्यों नहीं ले सकती बच्चों, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी तरह से उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। ठीक है, मतलब जिस काम में बच्चों थोड़ा हाथ नहीं प्रयोग होते थे तो वो उस काम को खेलती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते, थप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों में तो जैसे साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। ठीक है, तो ये जो यह सब काम है उसने किससे करे थे, अपने पैरों से। और हम सब किससे करते हैं यह सब काम, अपने हाथों से। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला लेने पर उसे परेशानी हुई क्योंकि उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। बच्चों, अगर हमारे स्कूल में भी ऐसे कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो हमको उसकी चिंता होती है उन्हें कि ऐसे बच्चों को हमें खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर किसी काम को तो इतनी फुर्ती से कर जाती, किसी के देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम को वह थोड़ी बहुत परेशानी आती तो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली
नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षाएं पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए मालूम ना था कि ठीक है, उसने जो 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करी थी लेकिन वो 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जब 10वीं की बच्चों बोर्ड की परीक्षा होती है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको अतिरिक्त समय मिलता है, मतलब फालतू समय मिलता है अपना पेपर करने के लिए, ठीक है। और एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिलती है जो परीक्षा में उनके क्या करे, लिखने में मदद करे। परंतु उसको यह सब नहीं पता था। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख था, पर वह आकर सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। उसने अपनी माँ और दादी से कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी जो है कशीदाकारी करती थी ना, ये कढ़ाई का काम। तो वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, है ना, मतलब ये कढ़ाई करने की। उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों कब कैसे करती थी बच्चों वो कढ़ाई, देखो कशीदाकारी, दोनों अंगूठों के बीच सुई को थाम कर। कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान बात नहीं था। वे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब जिसके अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कशीदाकार में क्या हो गई थी, माहिर, है ना, बहुत क्या हो गई थी, उस्ताद हो गई थी उस काम में। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने, मतलब चित्र बनाने हैं, कौन से रंगों में नमूना खिल उठेगा, टांके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी होता है एग्जीबिशन, जब वो लगता है ना, प्रदर्शनी लगाते हैं कि कौन को लगते हैं ना, वो सेल, वो टाइप के एग्जीबिशन बोलते हैं बच्चों प्रदर्शनी को, है ना। मतलब उसने जो जो कढ़ाई के काम करे थे उसको एक बाजार में उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसको देखने के लिए लोग आए। इन परिधानों से कठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी झलक थी, ठीक है। ईला ने कठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई टांके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उभारा, पशु पक्षियों को जयमितिया, आकृति और कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भा गई थी। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहरी बूटियां उकेरते हुए नहीं थकती थी, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे मन में दृढ़ विश्वास है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह आपकी कार्यपत्रिका है, आपने 11 सितंबर को इसको जमा करनी है। ये इसके शब्द अर्थ हैं। रिक्त स्थान बच्चों आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये मैंने पाठ में से कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी हैं। आपने इनके प्रश्न ये हैं, आपने इनके उत्तर यहाँ से देखकर लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं आपने, ठीक है। सही गलत पर लगाना है, निशान लगाना है, ठीक है, कि कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, ठीक है। और क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर ईला के चरित्र चित्रण पर क्या लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं आपने, ठीक है। तो ईला का चरित्र कैसा है कि ईला क्या थी, हिम्मत की अनूठी मिसाल थी। वह कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटती थी, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर क्या लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको आप यह पाठ समझ आ गया होगा। आप अपना कार्य बच्चों, अपना काम आप डेली सबमिशन, दी हुई सबमिशन डेट पर हर रोज़ सबमिट करेंगे, ठीक है। आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, तो इसलिए अपना काम जो दी हुई सबमिशन डेट है उस पर सबमिट करें। धन्यवाद।